मुझे ड्रग्स दो वाला टाइप डिबेट देखने की, इसलिए उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जावेद अख्तर साहब का जो आर्ग्यूमेंट है हो सकता है कि जनरल पब्लिक को बहुत अच्छा लगे। ऑन्टोलॉजी से कूदकर एपिस्टेमोलॉजी में आए और कब एपिस्टेमोलॉजी से कूदकर इमोशनल ग्राउंड में आए। अब एक तरीके से एक राह हमवार होती नजर आई है जहां पर भाई 30 लोग या 30 लोगों से मुलाकात करेंगे। और फितरत और रिलीजन मुझे लगता है कि अलग तरीके से नहीं चलते हैं। अब उनको कंटिजेंसी नहीं पता है तो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो उनकी डोमेन नहीं है। ठीक है कि वो वाली जो बहस थी ना, जहाँ पे उन्होंने आके कहा कि भाई ये तो सोसाइटी वो करेगी, वहीं पे शमाइल साहब ने उनको 5 दिया। ठीक है, शायद आंसर मिल जाता, मे भी आंसर मिल जाता, लेकिन जावेद साहब आंसर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को बहुत फायदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स, अगर आप डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं और आपके नजर में इब्राहिमिक नोशन ऑफ गॉड नहीं है, रेप हो रहे हैं या किडनैपिंग हो रही है या मर्डर हो रहे हैं, वो तो एथिज्म वाली जगह पर ज्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू वहां पर जहाँ पर लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। कि मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हो भाई, इस बंदे से भी तो करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। हम इस वक्त हमारी लाइब्रेरी की पूरी टीम यानी कि मोइन भाई के साथ और नुमान भाई के साथ यहाँ मौजूद हैं, आपके रूबरू हैं। हम कल जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल साहब के दरमियान में होने वाली डिबेट के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आज वो हमारा मौजू है और कोशिश करेंगे कि हम इंतहाई गैर जानिबदार हो के और बिल्कुल अनबायस्ड हो के अपना तज्ज़िया पेश करें, और जो लोग गैर संजीदगी के साथ और फूहड़पन के साथ उसका ज़िक्र कर रहे हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं एक दूसरे की, तो उससे हम बच सकें और उनके दलाइल और उन दोनों मतलब फ़रीक़ैन के दलाइल और फ़रीक़ैन के जो शवाहिद थे उनको ज़ेर बहस लाएं और उनके ऊपर बात करें कि वो कहाँ कहाँ उन दोनों के जो दलाइल थे वो कमज़ोर पड़े, कहाँ कहाँ पे उनके आर्ग्यूमेंट वीक थे, या कहाँ पे किस फ़रीक़ ने एक फ़रीक़ सानी के ऊपर हावी होने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब रहे। और बिलखुसूस सौरभ द्विवेदी साहब जिन्होंने इस पूरे डिबेट को, पूरे मुकालमे को मॉडरेट किया, उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ और बहुत सलीक़गी के साथ उसको अंजाम तक पहुंचाया, तो हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और बिलखुसूस शमाइल साहब और जावेद अख्तर साहब दोनों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसी तरह डाली है, एक ऐसी शुरुआत की है कि जिससे मुमकिन है कि आइंदा एक लंबी मुद्दत तक एकेडमिक सतह की इस तरह की और मज़ीद बहसें होती रहें। तो यहाँ से हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। चूँकि हुमायूं लाइब्रेरी की टीम के 2 मेंबर्स यानी कि मैं और नुमान भाई, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे उस डिबेट में। उस डिबेट का जो पैटर्न था तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि भाई दोनों फरीक की तरफ से 100 लोगों को बुलाया जाएगा, वो दावत दे सकते हैं 100 लोगों को। तो मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ से 2 पास हमने कोशिश करके हासिल किए थे, तो जिसमें हम हुमायूं लाइब्रेरी की टीम से 2 मेंबर यानी कि नुमान भी और मैं वहाँ पे पहुँचे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एकेडमिक सतह के बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चे जो इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं। तो उसके बाद वो सौरभ द्विवेदी साहब की क़यादत में वो डिबेट शुरू हुई और अंजाम तक पहुँची। तो इससे पहले कि मैं अपना आपके सामने तज़िया पेश करूं, मैं मोइन भाई से शुरू करता हूं कि मोइन भाई बताएं कि उनका अपना ज़ाती तज़िया पूरी डिबेट के ताल्लुक़ से क्या रहा, बल्कि वो शुरुआत से बताएं कि ओपनिंग आर्गूमेंट से जो मुफ्ती शमाइल साहब ने शुरू की वहाँ से बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको क्या लग रहा था, मतलब डिबेट से पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिबेट कैसी होने वाली है और इसमें मतलब कौन जीतने हारने वाला है या किसके आर्गूमेंट ज़्यादा मतलब वजाहत के साथ लोगों के सामने आएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सबको और आदाब आप सब लोगों को। रही बात डिबेट की, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ हुई है जो कि पिछले लगभग 10-15 सालों से नहीं हो रही थी या उससे भी पीछे नहीं हो रही थी। एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट जो हम चाहते हैं, चाहे वो फिलॉसफी पे हो, चाहे रिलीजन पे हो, चाहे कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे हो या पार्टिकल्स पे हो या किसी भी चीज़ पर हो, एक कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट की हम लोगों को ज़रूरत थी। सही। और जो ये स्टेप उठाया है, चाहे वो मुफ्ती साहब की तरफ से हो या फिर जावेद साहब की तरफ से हो, और इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम लोग सारे के सारे कि इन लोगों की वजह से हो सकता है कि अब एक फेज़ स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर लोग बिना लड़ाई झगड़े के कंस्ट्रक्टिव तरीके से बैठकर आराम से अपने वजाहत पेश करेंगे। और कल का जो डिबेट था उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत प्यारे तरीके से उसको रखा गया था, बहुत प्यारे तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो डिबेट चला। सौरभ द्विवेदी साहब
है ना, जिनके ऊपर पहले बहुत इल्ज़ाम लग रहे थे हालांकि कि शायद ये बायस्ड है या ऐसे है वैसे है, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ से तो बेफिक्र रहे कि सौरभ द्विवेदी साहब ने कल बहुत बेहतरीन तरीके से अपना कार्य निभाया है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जो भी उनको काम दिया गया था एंकरिंग का बहुत अच्छे से किया है। बिल्कुल भी उन्होंने बायसनेस नहीं शो करी है, बहुत बेहतरीन चीज़। दूसरा, एक तो ऐसी डिबेट्स को हम लोगों को कंपटीशन की तरह नहीं देखना चाहिए जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम जीत गए, हम ऐसा हो गए, हम वैसा हो गए, है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो पूरा की पूरा डिबेट चल रहा था, पहले ओपनिंग आर्ग्यूमेंट आया, उसके बाद रिबेटल भी हुआ, उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई, है ना। तो वो एक प्लस रिस्पेक्ट है ना, जो दोनों भी स्पीकर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने ही बताया मुझे, क्योंकि मैं कल डिबेट में नहीं था, लाइव देख रहा था, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद क्या हुआ, जो आप लोगों ने बताया कि शुमैल साहब खुद जावेद अख्तर साहब के पास गए, उनका हाथ चूमा, उनका हाथ सर पे रखा, तो इसी को रिस्पेक्ट कहते हैं, है ना, कि अपने से बड़ा बंदा है। हो सकता है कि हमारी आइडियोलॉजी उनसे अलग हो सकता है कि हमारे इख्तलाफ हो, लेकिन किस तरीके से हम लोग ना इत्तेफाकी भी अगर करें तो रिस्पेक्ट के साथ करें, ये दिखाता है। और यही चीज़ हम लोगों को इन बड़े लोगों से सीखनी है। मैं माइक जो है नौमान भाई की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, जो कि हमें और भी अच्छे से कंस्ट्रक्टिव तरीके से अनबायस्ड होकर चीज़ें बताएंगे। अच्छा, मैं एक बात कह दूं कि मैं मुइन को देख रहा हूँ कि वो इन ज़बरदस्ती उर्दू के अल्फाज बोलने की कोशिश कर रहा है और नाकाम हो रहा है। आखिर में माध्यम की तरफ आना पड़ा। तो भाई वो अपनी नॉर्मल ज़बान में बात करें, बिला वजह उर्दू पोकने की जो तो उर्दू स्पीकने की कोशिश ना करें, तो अच्छे मतलब वो ऐसे करें ताकि बात अच्छे से पहुँच पाए। देखिए, मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं भाई पूरी कोशिश करूँगा कि भाई बिल्कुल अनबाइज्ड रहूँ, किसी की टीम में ना जाऊँ। कल वहाँ बनफ्स नफीस हम वहाँ मौजूद थे और अब्दुल्ला भी हमारे साथ मौजूद थे। हम लोगों ने वहाँ मतलब शुरुआत से लेकर और बिल्कुल आखिर तक, डिबेट ख़त्म होने तक पूरी डिबेट देखी। जो बात मुइन ने कही उन तमाम बात से इत्तफ़ाक़ है कि भाई हमारे पास एक ऐसा एकेडमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ बैठ के हम तमाम चीज़ों को डिस्कस कर सकें, जहाँ हम खुदा के बारे में, खुदा की सिफ़ात के बारे में, या उसके अलावा मज़हब के बारे में, या और भी जो हमारे पास मॉरलिटी के ग्राउंड हैं, या जो फ़िलासफ़ी में और ज़्यादा हमारे पास आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उन तमाम चीज़ों पर डिबेट और आर्ग्यूमेंट होते रहने चाहिए। उसके अलावा अगर हम डिबेट के नेचर के ऊपर आ जाएँ तो भाई मुफ्ती शुमैल साहब, तो भाई कोई भी देखने वाला जो इस पूरी डिबेट को, चाहे वो लाइव देख रहा था या वो अपने घर से लाइव देख रहा था, कहीं से भी देख रहा था, वो बराबर इस चीज़ को देख समझ सकता है कि मुफ्ती शुमैल साहब शुरुआत से लेकर आखिर तक अपर हैंड उनको मिला है। उसके बहुत सारी वजूहात हैं, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन उसमें असल चीज़ जो हमको लगता है, मतलब सबसे अच्छी चीज़ उनकी यही लगी कि वो टॉपिक से नहीं भटके। हाँ बिल्कुल, एकदम मतलब A to Z वो टॉपिक के ऊपर रहे हैं। शुरुआत का जो ओपनिंग स्टेटमेंट 10-10 मिनट जावेद साहब को और मुफ्ती साहब दोनों लोगों को मिला, उसमें जावेद साहब की तरफ से जो एक कमी दिखाई पड़ी और लैक दिखाई पड़ा, वो इस चीज़ का दिखाई पड़ा कि वो इल्हाद का या एथिज़्म का जो मुकदमा था उसे रखने के बजाय वो पहले ही मरहले में रिबेटल ग्राउंड के अंदर कूद गए। अपना मुकदमा, मतलब उन्होंने अपना मुकदमा रखने के बजाय जो भी मुफ्ती शुमैल साहब ने दलाइल दिए थे कि आइलैंड पर हमने एक पिंक बॉल देखी, ये पिंक ही क्यों है, इस किस्म के जो भी उन्होंने कंटिजेंसी से रिलेटेड दलाइल दिए थे, वो तमाम चीज़ें उन्होंने उठाई और उनका काउंटर करना शुरू कर दिया। हालांकि उनको अव्वल करना तो ये चाहिए था कि भाई वो उसको लेते और जो भी लहाद का मुकदमा आज कहते हैं इस जदीद दौर के अंदर या मॉडर्न दौर के अंदर मौजूद है, वो उसको सामने रख देते। उसके बाद हमारे पास 7-7 मिनट थे रिबेटल के लिए, जावेद साहब ने वो नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मुफ्ती साहब ने फिलोसफिकल आर्गूमेंट दिए थे और जावेद साहब अपनी वही मतलब जो उनकी पुरानी मानी हुई चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड ही वो सब कुछ कर रहे थे। मतलब उन्होंने कोई नया आर्गूमेंट नहीं दिया और ऊपर से पहले ही मरहले में इमोशनल कहते हैं मसाला डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको अपर हैंड मिलना तो छोड़िए, वो शायद मतलब बैटिंग कर ही नहीं पाए सही से। उनकी असल नुकसान ये हुआ। तो अब मुझको ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ पर मतलब सोशल मीडिया पर अपने व्यूज़ के लिए या तमाम चीज़ों के लिए लगे हुए हैं कि हम जो है तुम्हारे जवान मौलाना को जो है कंटिजेंसी का जवाब दे देंगे, और उसमें वो लॉज ऑफ लॉजिक को जो है ना वो कंटिजेंट से कंफ्यूज कर रहे हैं, और दूसरे हजरत कोई कह रहे हैं कि जावेद साहब के ऊपर लिमिटेशन लगा दी थी मौलाना साहब ने कि आप जो है साइंस की बात नहीं करेंगे। हालांकि मौलाना साहब साइंस के बारे में बोलने के बाद नेशनल एकेडमी जो साइंस की है उसकी ही कोटेशन को कोट करके कह रहे थे कि हम किसी मतलब फिजिकल चीज़ का
दलील नहीं देंगे और रेवलेशन की दलील नहीं देंगे। अब भाई रेवलेशन ना तो जावेद साहब मानते हैं, ना जावेद साहब का उसमें यकीन है। अब अगर वो कुरान से दलील दे देते, सही बात है, तो वो कहते तुमने कुरान दलील क्यों दे दी। तो मेरा मानना यह है कि वो लिमिटेशन नहीं थी, वो तो एक कॉमन ग्राउंड था जो जावेद साहब और मुफ्ती साहब के बीच एग्जिस्ट करता था, फिलॉसफी और रीजन। अब उनके पास यही बड़ा मैदान था, इसी पे वो बैटिंग कर सकते थे और इसमें मुफ्ती शुमैल साहब ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तमाम चीज़ें, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें, ये तो डिबेट का एक इनबिल्ट फीचर है, ये होना चाहिए। पिछले 10-12 सालों में हम जरा ये भूल गए, तो वो हमको आदत है मुझे ड्रग्स दो वाला टाइप डिबेट देखने की, इसलिए उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये रीजन है, ये रीजन है जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वही डिबेट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कल आप किसी एक से तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो क्या मुझे ड्रग दो, ये बोलेगा, लेकिन किसी ने ये बोला नहीं मिला। हुआ भी है मीडिया चैनल्स की वजह से। हाँ, क्योंकि मीडिया चैनल्स जो है मेनली पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। सही। और पॉलिटिकल डिस्कशंस में वो लोग, अब वो पेड पंडित और मौलाना ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो कि अच्छा धर्मगुरु एक तरीके से वो लोग पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी आयरनी ये है, ठीक है। मतलब और फिर आपस में उनका डोमेन नहीं है, डोमेन नहीं है। उस दौर में जब आपने कह दिया कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग, हाँ अलग अलग सेम होते तो आप डिबेट कर लेते, ठीक है। और जब ये मतलब जो हम लोग डिबेट देखते हैं एज सच, ठीक है, तो उस डिबेट में कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं आती है लड़ाई के अलावा। लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, गाली गलौज भी हो जाती है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें कल हम लोग नहीं देखने को मिली। प्लस जितना भी ऑर्गेनाइज किया गया था और जिन जिन चीज़ों के ऊपर बातें हो रही थी, स्टार्टिंग विथ कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हालांकि मैं तो वेट कर रहा था कि जावेद अख्तर साहब जो है वो आर्ग्यूमेंट तोड़े, कंटिजेंसी वाला, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट नहीं टूटा। और वो आर्ग्यूमेंट नहीं टूटने की वजह से नुकसान हो गया हमारा भी और पूरे पब्लिक का, कि उनको और भी जो आर्ग्यूमेंट्स जो मुफ्ती साहब लेकर आए थे उनके ऊपर हमारी बात नहीं हुई। होनी चाहिए थी बात, लेकिन मुफ्ती साहब की जो सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये थी कि उन्होंने साइंस और साइंटिज्म के बीच में जो डिफरेंस समझाया कि सही बात है आप साइंस को मानिए, लेकिन आप साइंटिज्म को फॉलो मत करिए। साइंटिज्म एक तरीके से एक नई आइडियोलॉजी, एक तरीके से एक नया रिलीजन बनता जा रहा है कि भाई साइंस मानता है तो ठीक है, साइंस नहीं मानता तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो नफी हो जाती है। सही बात है, ठीक है। तो हम लोगों को इन चीजों, मतलब ऐसी डिबेट से अपने को सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है, बिकॉज बीइंग द टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज हम लोगों को बड़ा मजा आता है इन चीजों में कि हम लोगों को कहाँ से कोई नई चीज मिल जाए। सही बात, ठीक है। और जावेद अख्तर साहब का जो आर्ग्यूमेंट है हो सकता है कि जनरल पब्लिक को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाएगा। मतलब जो इमोशनल आदमी वो अपील हो जाएगा फौरन कि भैया जो वो गाजा वाला आर्ग्यूमेंट दे दिया या कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट दे दिया, वो फौरन अपील हो जाएगा। लेकिन इल्म की दुनिया में जावेद साहब ने कोई भी ऐसा आर्गुमेंट नहीं दिया जो, चाहे वो कंटिजेंसी का ही काउंटर दे देते हैं, जैसे बहुत लोग अब इस टाइम सोशल मीडिया पे कंटिजेंसी का काउंटर देने की कोशिश में लगे हुए हैं, दे देते, बट जावेद साहब ने नहीं दिया। अब जो लोग सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करते हैं कि नेवर स्किप द रील ऑफ जावेद अख्तर, अब लग रहा है स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उनका ऑरा जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में चला गया, कर नहीं सकते अब। सही बात है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जावेद साहब की जगह कोई दूसरा एकेडमिक एथिस्ट अगर बैठा होता तो शायद मुफ्ती साहब के लिए भी कुछ मसाइल पैदा होते डिबेट। हाँ सही बात है, मतलब वो उनको अपने बराबर की टक्कर मिलती तो शायद और मजा आता डिबेट में, लेकिन मुफ्ती साहब को तो कोई काउंटर ही नहीं मिला उनकी तरफ से, और उल्टा जो मिला तो वो इतने मतलब बोधे किस्म के आर्गुमेंट थे कि उस पे। अच्छा एक चीज और, ये सब मतलब वहाँ पे चूंकि हम लोग मौजूद थे तो हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे जो जावेद अख्तर साहब की तरफ से आए थे, मतलब उनकी दावत के ऊपर आए थे, चूंकि हम लोग तो देख ही रहे थे, तो हम लोगों को ज़्यादातर सवाल, जब क्वेश्चन और आंसर का सेशन हुआ है तो उस सेगमेंट में ज़्यादातर सवाल लोगों ने जावेद अख्तर साहब से पूछे, और जावेद अख्तर साहब एक जगह पे कहने भी लगे कि भाई इनसे भी कुछ पूछ लो। मतलब मैं अगर बेश ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कहूँ तो मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 4 से 5 लोगों ने, 4 लोगों ने सिर्फ मुफ्ती साहब से सवाल किया, और इससे ज़ायद लोगों ने क्या बोलते हैं उनसे सवाल किया, जावेद साहब से सवाल किया, हालांकि दोनों तरफ से लोग बराबर थे। ठीक है, एक तो अच्छा एक बात ये रही, दूसरी बात ये रही कि मुफ्ती साहब से सवाल करने में मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए वो नहीं हो रहे थे, मतलब ईगरली वेट नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा, है जावेद साहब के लिए लोग खड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा।
तो एक चीज़ तो ये समझ में आई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी थी कि जावेद साहब जिस तरह के आर्गुमेंट्स पेश कर रहे थे और जिस तरह के दलाइल दे रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि जावेद अख्तर साहब की जो फिलोसफिकली ग्राउंडिंग्स है ना वो बहुत कमज़ोर हैं। जावेद अख्तर साहब ने जैसे ही पोडियम संभाला अपने ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए, उनका जो अल्फाज थे वो ये थे, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, साइंस में मेरा हाथ तंग है, मतलब ऐसे अल्फाज थे। आपने साइंस में हार मान ली। फिर कंटिजेंसी वर्ड पे जाकर जो हुआ लास्ट में सबने देखा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, वहां तो मतलब वो आर्गुमेंट ही कंटिजेंट हो गया पूरी तरीके से कि उसमें जावेद साहब की फिलोसफिकल ग्राउंडिंग का भी अंदाजा लग गया। मतलब अब इससे ज्यादा यही कहा जा सकता है कि भाई लिंग्विस्ट है, पोएट है। लिंग्विस्ट में वो वाकई में भाई वहाँ उन्होंने बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया, आर्गुमेंट कैसे घुमाते हैं, टाइम वाले मसले में कैसे उन्होंने, सीखने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल सीखने वाली है। तरीके से मुद्दे से भटकाया जाता है। हाँ। ठीक है, ये बड़ी ही मतलब ये चीज़ तो मैं खुद सीख के आया हूँ उनसे कि आप जो है मैनिपुलेट कर सकते हो लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कल टाइम के ऊपर बात करी, और टाइम के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग कहते, जब भी पूछते कि ऊपर वाला कब से है, खुदा कब से है, तो आप लोग कहते हमेशा से। ठीक है, तो शुमैल साहब ने इसके ऊपर जो रिप्लाई दिया था वो ये था कि टाइम में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो हमारे लिए, मतलब ये तो नहीं बोल पाए थे शुमैल साहब कि हमारे लिए तो दायरा ही टाइम है। ठीक है, अब टाइम के बाहर क्या चीज़ है उसके लिए तो हमें कोई क्रिएटर चाहिए होगा। ठीक है, और हमेशा का मतलब, जिस हमेशा वाले वर्ड में जावेद अख्तर साहब ने ऐसा फांसा है, उन्होंने इस वर्ड पे वो अटक गए और वो बार बार यही बोल रहे थे कि खुदा तो था ना हमेशा से, खुदा तो था ना हमेशा से। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि खुदा तो था हमेशा से, तो वक्त भी होगा। मतलब ये होगा जो है ना, ये अपने आप में मान लेना, ये ज्योग्राफिकली और साइंटिफिकली बहुत गलत बोला है उन्होंने। क्योंकि अपने को पता है, बिग बैंग थ्योरी सब लोगों ने पढ़ी है। बिग बैंग जब होता है तो उसमें से 4 चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, मैटर निकलता है उससे, एनर्जी निकलती है उससे टाइम निकलता है और स्पेस निकलता है। ठीक है, तो टाइम और स्पेस जो है वो बिग बैंग के बाद ही हुआ है ना। इसके ऊपर रिलीजियस सारे लोग, थीस सारे लोग, अथीस सारे लोग और साइंटिस्ट वगैरह सब लोग एक ही जगह पर है कि भाई टाइम का एग्जिस्टेंस उससे पहले नहीं था। ठीक है, तो अगर टाइम का एग्जिस्टेंस उससे पहले नहीं था तो हम लोग एक टाइम फ्रेम में ऊपर वाले को, खुदा को नहीं रख सकते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये तो चलिए एक बात हो गई। मतलब वहाँ पे, मतलब मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारी चीज़ें शमाइल साहब से सीखी और कई सारी चीज़ें जावेद अख्तर साहब से भी सीखी। शमाइल साहब से अपनी बात को बहुत ख़ुद एतमादी के साथ और बहुत कॉन्फिडेंट होकर रखने का सलीक़ा मैंने वहाँ पे शमाइल साहब से सीखा कि वो शुरू से, मतलब अपने जो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था तब से जो उन्होंने अपने अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस ज़ाहिर किया और जिस तरह से अपनी बात रखी और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो मतलब जावेद अख्तर साहब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद अगर कोई कमज़ोर आसाब का मालिक होता तो वो शुरू से ही बिल्कुल हार ही मान जाता, वो उसकी ज़बान में लुकनत भी पैदा हो सकती थी। इस तरह का बॉडी लैंग्वेज उनका था। लेकिन जावेद अख्तर साहब खैर एक मंझे हुए आदमी हैं, वो इन तमाम चीज़ों से इससे पहले भी वो होते रहे। अच्छा, खैर सोशल मीडिया पे तो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वो ज़ईफ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो वो क्विकली आंसर्स नहीं दे पाते। यार देखिए, अब ये मसला है, रिलीजन को मतलब बिल्कुल पकड़े हुए थे और खुदा के नफी के बारे में लगे हुए, उस वक्त आप ये बातें नहीं कर रहे। मसला क्या है ना, जावेद अख्तर साहब की आप जितनी इससे पहले डिबेट हुई है वो उठा के देखिए तो उसमें वो यही सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि इससे पहले शायद उनको इस तरह का कोई ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, फौरन आंसर देने वाला और उनसे उनके सवाल के ऊपर सवाल करने वाला आदमी ही नहीं मिला। अब आप ये कहते रहिए कि भाई वो उसको बहुत जल्दी उम्र हो गई है कि इससे पहले जावेद अख्तर साहब सिर्फ मोनोलॉग करते थे। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, मोनोलॉग, सही बात है। एक लिटरेरी स्टेज मिला हुआ था जहां से वो बैठ के तमाम बातें कह देते थे। या कोई और उनको किसी ऐसे ही किसी डिबेट में या किसी डायलॉग में उनको बुलाया, वहां बुलाकर उन्होंने अपनी रिलीजन को लेकर, गॉड को लेकर जो भी उनकी थिंकिंग है, जो भी उनका एक डिस्कोर्स है उसको साबित किया और वहां से वो चले जाते थे। ये पूरा डिबेट का मरहला था जहां पर भाई सामने वाले को भी अपनी बात रखने का हक है, आप अपनी बात कहेंगे, वो भी बात कहेंगे। अच्छा, हाँ, एक चीज और, हाँ ये सही, एक चीज और समझ में, जैसे इससे पहले मैंने एक डिबेट उनकी अभी जल्दी सदगुरु के साथ हुई थी और उससे पहले जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, मैं नाम उनका जहन में नहीं है, उनके साथ डिबेट हुई उनकी, तो वो मतलब एथिज्म और हिंदुइज्म का जो पूरा डिस्कोर्स है उसमें इन दोनों के दरमियान में बहस हुई थी। तो हुआ ये
कि मैंने दोनों जगह एक चीज़ महसूस की कि वो दोनों जगह मतलब इमोशनली आर्गुमेंट्स दे रहे थे, बहुत इमोशनल होकर, और जैसे वो कभी कभी रो देते हैं वैसे ही दे रहे थे। मैं नहीं जानता कि भाई वो ये उनका तसन्नो है, बनावट है, या उनका असल है, मतलब मुझे नहीं मालूम। मतलब ना मैं उसको झूठ कहने की पोजीशन में हूँ ना सच कहने की पोजीशन में। तो अब मसला क्या हुआ कि उन्होंने ये कह दिया तो कोई उसको नोटिस करो, उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाया। कल शमाइल साहब की एक अच्छी बात ये भी रही कि जैसे ही उन्होंने इमोशनली खेलने की कोशिश की, फौरन उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि भाई ये देखो रिटोरिक मत करिए, ये मत करिए। ओपनिंग स्टेटमेंट में ही शमाल भाई ने कहा कि जावेद अख्तर साहब 2-3 फैलेसीज करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा डॉगमा करेंगे या इमोशनल करेंगे। तो जब वो डॉगमा से नहीं चल पाया उनका काम, तो उन्होंने इमोशनल किया। हालांकि शुमैल भाई ने भी गाजा वाले मामले में और विल वाले मामले में 2-4 बड़ी लूज आर्गुमेंट दिए जिन पर और बेटर जवाब दिया जा सकता था। लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी मुफ्ती शुमैल साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जिसको उन्होंने काउंटर दिया हो, या उन्होंने कुछ ऐसा फिलॉसफी का जवाब उन्होंने फिलॉसफी ही के ग्राउंड में आके दिया हो, ऐसा नहीं दिया। मतलब देखने में तो यही आ रहा था कि भाई वो मतलब ऑन्टोलॉजी का सवाल है तो उसका मतलब वो पहले ही मरहले में जैसे ही ओपनिंग स्टेटमेंट में गया तो डज गॉड एग्जिस्ट से वो कब ट्रैक चेंज करके मजहब के ऊपर आ गए। मजहब अपना डिसिप्लिन है, वो अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई आपका मजहब उसमें गॉड एग्जिस्ट ही करता हो सकता है कोई फिलोसफिकल रिलीजन हो आपका, भाई आप कोई कन्फ्यूशियज्म वगैरह मानने वाले हो, ठीक है, अलग बात है। लेकिन वो कब ऑन्टोलॉजी से कूदकर एपिस्टेमोलॉजी में आए और कब एपिस्टेमोलॉजी से कूदकर वो इमोशनल ग्राउंड में आए, वो मतलब एकदम जंपिंग करते करते वो आखिर में आके वो यहाँ तक आ गए कि जो है गाजा वाला मैटर वो ले आए बीच में। फिर वो मोरालिटी ग्राउंड पर भी आ गए। मोरालिटी पर जाकर जो उनका मामला असल में फंसा है, वहां से वो उन्होंने अपने अल्फाज भी वापस लिए हैं बाद में। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मैंने ऐसा बोला तो अल्फाज वापस लेता हूं मैं अपने। तो इसका मानी है कि आप कुछ चीजों में आंसर नहीं दे पा रहे थे, 2-4 सेकंड आप खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि वो मुफ्ती शुमैल साहब ये पूछ रहे थे कि अगर खुदा मोरालिटी नहीं दे रहा है तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट किसी मोरल ग्राउंड का क्या बनता है। तो वो ये तमाम चीजें रही। या कंपनसेट क्या करेंगे, आप कंपनसेट क्या करेंगे। जब उनसे पूछा गया कंपनसेट क्या करेंगे, तो उस पर जावेद साहब ने कहा कि दुनिया में बड़े लोग होते हैं, पावरफुल होते हैं, जुल्म करते रहते हैं। अब जुल्म असल मसला नहीं है, असल मसला है क्या उनका जुल्म जो उन पर हो गया है वो ऐसे ही खाली चला जाएगा, उसका बदला क्या है। हालांकि ये डिबेट ही नहीं थी, ये डिबेट ही नहीं थी कि आप डे ऑफ जजमेंट को प्रूफ कर सकते हैं, ये डिबेट ही नहीं थी। हमारा तो डिबेट ये थी डज गॉड एग्जिस्ट। तो ये एक मतलब अजीबो गरीब किस्म के कुछ उनके आर्गुमेंट थे जो अब शायद उनकी टीम के लोग जो हैं काउंटर कर रहे हैं, जो उनको बड़ा ही आइडियल मानते हैं। और ठीक है, वो लिंग्विस्ट की दुनिया में और पोइट की दुनिया के अंदर वो आइडियल मानने लायक होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं बनती। लेकिन हमको नहीं लगता कि वो साइंस की दुनिया में या एथिज्म की दुनिया में खुद कि उनको एथिस्ट भी ओन करेंगे। एथिस्टिक कहते हैं तो एथिस्ट ही नहीं है भाई। भी जो है वो 50-60 साल पुराने हो गए हैं, है ना। और जिसकी वजह से खैर एक और बात जो जावेद अख्तर साहब ने कल बोली थी कि जितने भी रिलीजन को मानने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं 90% एथिस्ट ही, क्योंकि ये बेवकूफाना बात थी। क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने रिलीजन के भगवान को मान रहे हो, और बाकी रिलीजन के भगवानों को आप नहीं मान रहे हो, तो 90% आप भी जो है एथिस्ट है। ठीक है, कम से कम आप इनको भी छोड़ दीजिए तो आप जो है 50-50% वाला मामला हो जाएगा। लेकिन मेरी अगर आप लोग बात पहुंचा सकते हो जावेद अख्तर साहब तक तो प्लीज पहुंचा दीजिए कि थीस्ट उस बंदे को बोला जाता है जो गॉड में बिलीव करता है। अगर वो किसी एक भी गॉड में बिलीव करता है तो वो 100% थीस्ट ही है। सही बात है। ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी और नोमान भाई की बात हो रही थी, तो नोमान भाई बोले कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आप हफ्ते में 1 दिन खाते हो चाहे हफ्ते में 7 दिन खाते हो तो भी आप नॉन वेजिटेरियन ही है जी। आप जो है ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो सिर्फ जो है जुम्मा के दिन जो है गोश्त खाता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं बाकी टाइम तो वेजिटेरियन नहीं हो जाएंगे, आपको तमाम मिल्क प्रोडक्ट तमाम चीजें छोड़नी पड़ती। जी जी जी, तो वही चीज एथिज्म के साथ। तो एक तो ऐसा, और दूसरी चीज एथिज्म मुझे लगता है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है ना। एक फेज स्टार्ट हो गया है जिसमें लोग आ सकते हैं, ढंग से डिबेट कर सकते हैं। कल ऑर्गेनाइज भी जिस तरीके से किया गया था बहुत अच्छी तरीके से किया गया था, और लोगों को कितना मतलब लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कल शुमैल साहब के चैनल पे, मुफ्ती साहब के चैनल पे लगभग 1,30,000 लाइव देख रहा था, और 72,000-75,000 के आसपास ललन टॉप पे देख रहा था। तो लोगों को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। अच्छा, लोग जो है
मीडिया से थक भी गए हैं कि लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान ये वो देखने कुछ से कंस्ट्रक्टिव देखना चाहते हैं, जिससे माइंड का डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअलिटी की डेवलपमेंट हो, हम लोग सच की तरफ चले, हम लोग देखें कि क्या हाँ अभी गॉड एग्जिस्ट के ऊपर बात हुई है, हो सकता है कि कल के को कुछ और फिलोसॉफी बात हो जाए, है ना। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बिना लड़ाई झगड़े भी हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एक तो पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि लड़ाई की तरह दिखाई जा रही है इस डिबेट को, कि जंग हो गई है और हम जीत गए हैं ऐसा। और कुछ लोग इसको रिलीजियस भी कोनोटेशंस दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, इस मामले में भाई मतलब मेरा इस देखिए मतलब मैं एक बात बिल्कुल वदाहत के साथ ये कह दे रहा हूँ और इसमें मेरा इख्तिलाफ है, वो ये कि जब ये डिबेट वाला पूरा सिनेरियो शुरू हुआ था तो बंगाल में किसी प्रोग्राम में, बंगाल उर्दू एकेडमी का कोई प्रोग्राम था, उसमें कोई अवार्ड देने के लिए जावेद अख्तर साहब को बुलाया जाना था। वहाँ पे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने और दीगर जो उनकी टीम के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई उनको नहीं आना चाहिए, वो इस तरह से कहते हैं वगैरह, जो भी एक बात थी। बहरहाल मुझे तब भी उस पूरी चीज़ से थोड़ा सा इख्तिलाफ था, लेकिन बहरहाल डिबेट से मुझे कभी वो नहीं हुआ। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, तो शमाइल साहब ने तभी कहा था कि भाई ये जो है ना एक इन जनरल एक वो होगी, डिबेट होगी किसी कोई मतलब रिलीजियस डिस्कोर्स में। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है कि जब वो डिबेट हो गई है तो खुद मुफ्ती शमाइल साहब, खुद मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजदी साहब या उनके जितने भी असातिज़ा हैं या उनके जो मुआसिरीन हैं या उनके जो शागिर्द हैं, वो उसको इस्लाम और गैर इस्लाम या इस्लाम और इल्हाद की जंग बना के पेश कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब एक बात आप खुद ही डिनाई कर चुके हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, तो अब क्या माना है इसका कि भाई आप उसको वक़ुल जाअलक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़ऊक़ा कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इस दिन को मतलब ये वाली डज गॉड एग्जिस्ट वाली बहस हो गई, लेकिन अभी दूसरी बहस तो ये बाकी है ना कि भाई कौन सा गॉड, मतलब एक ये बहस तो बाकी है। ऐसा नहीं है कि आपने गॉड एग्जिस्ट पे आप करने गए थे, या तो आप वहां ये बोल देते कि हम अब्राहमिक नोशन ऑफ गॉड की जो है एग्जिस्टेंस की बात करने आए हैं। सही बात है, ऐसा नहीं करा। अब सारा मसला ये है कि वो यौमुल फतेह हो गया है, वो इस्लाम की फतेह हो गई है, वो जंगे बदर था, 313 में से थे। ये तमाम बातें छोड़ दीजिए भाई, आप एक डज गॉड एग्जिस्ट पे बात करने गए। आप पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव करेंगे, चलिए आपने प्रूव कर दिया, उसके बाद आप उस अलग अलग नोशन ऑफ गॉड की तरफ बढ़ेंगे कि भाई सबसे बेहतरीन गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ होने के बाद सबसे सही नोशन कौन दे रहा है, वो एक सेकंड मरहला होगा। उसके बाद कहीं तीसरे चौथे मरहले में जाके आप रिलीजन को बीच में लाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहां से जैसे ही मुफ्ती शमाइल साहब जीते हैं तो फिर वो सुलह हुदैबिया की जीत हो गई है भाई। कुछ करा नहीं है लेकिन बहुत कुछ हो गया, वही आ गई है। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इसको रिलीजन का रंग, और आप खुद ही पहले डिनाई कर रहे थे। और मजे की चीज ये, इधर से हम रिलीजन का रंग दे रहे हैं, उधर से दूसरे लोग। हालांकि जावेद अख्तर साहब के फेवर में किसी भी एथीस्ट को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, एथीस्ट तो कहीं रिलीजन का ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो लोग मुफ्ती साहब के आर्गुमेंट्स को नहीं समझ रहे हैं या उनको नहीं पसंद आ रहे हैं, वो जावेद साहब को मतलब सपोर्ट करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर तुम थीस्ट हो और किसी दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखते हो भाई, तो तुम्हारे भी गॉड को वो कहाँ ही एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं भाई। सही बात तो है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों रंग देने पे तुले हुए हैं, क्यों उसको जो एक ऐसा रंग दिए दे रहे हैं कि डिबेट का जो पूरा पॉजिटिव माहौल है उसको आप नेगेटिव बनाए दे रहे हैं। सही बात और है। अब आप देखें सोशल मीडिया पर वो मोइन वाली बात कि बहुत से ग्राउंड्स खुल गए हैं। अब बहुत से लोग पुरानी डिबेट्स को निकाल के या जो अब नई डिबेट्स के डिस्कोर्स रेडी हो रहे हैं, अब एक तरीके से एक राह हमवार होती नजर आई है जहां पर भाई थीस्ट लोग एथीस्ट लोगों से मुलाकात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुफ्ती शुमाइल साहब को अगली बार अगर कोई मिलता है तो कोई एकेडमिक एथीस्ट मिलेगा, मतलब जो बाकायदा काउंटर दे, जहां बैठ के हमको भी लगे कि हाँ भाई काउंटर दिया गया है। इसमें तो एक तरफा बात थी। सही बात है। ठीक है, पूरी तरीके से जो है वो मतलब अगर उसको रंग ही देना है तो फिर फतेह मक्का की तरह एक तरफा बात करिए और आगे बढ़ जाए। एक चीज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर साहब ने तो बिल्कुल ओपनिंग आर्गुमेंट में ही अपने हथियार डाले, क्या लगे भाई मुझे ये बात आती, मुझे तो इससे मसला ही नहीं है, मतलब मुझे ये बात आती ही नहीं है और मैं तो इसमें बहुत कमजोर हूँ। अरे भाई अब क्या आगे बात हो, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि भाई शमाइल भाई हो या इसके अलावा यासिर साहब हो या दीगर जितने भी लोग हैं और वो डिबेटर्स हैं और वो चाहते हैं कि मुकालमे हो, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भाई किसी अच्छे आदमी को लेके आए। और अगर मतलब भाई कोई आदमी चाहता है कि वो चैलेंज करे तो अच्छा आदमी भाई चैलेंज करे। और मुफ्ती साहब मतलब मैं भी कोशिश ये करूँगा कि मैं अगर अपनी बात पहुँचा सकता हूँ तो मैं ये बात पहुँचाऊँगा कि भाई वो फलां साहब चैलेंज कर रहे हैं, बेहतर है कि उनके साथ एक एकेडमिक माहौल में अच्छे साजगार माहौल में डिबेट कर लें। अच्छा हाँ सही बात है, जो आपकी नॉलेज के तो लेवल पर आए। हाँ सही। जावेद साहब शायर आदमी है,
उनसे आप तरकश के शेर कहलवाइए। हाँ। आप उन्हें जबरदस्ती जो है ना उनको मजबूर मत कीजिए बर्नार्ड रसल को कोट करने पर। भाई वो उनकी डोमेन ही नहीं है, वो तो प्रूफ ही हो गया। सही बात है, डोमेन नहीं, वहाँ क्यों किसी को घसीट के लेकर अच्छा ये तो एक बात हो गई शमाइल साहब की। दूसरी बात है कि मतलब जावेद अख्तर साहब की तरफ से भी कुछ लोग मतलब कुछ लोग क्या दोनों तरफ से बड़ी तादाद में लोग हैं जो मस्खरा और हंसी ठट्टा और फुहड़पन और गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मैं मतलब ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि भाई ये मुकालमे और डिबेट इसलिए ही होती हैं ताकि एक दूसरे के नुक्ता नज़र को चैलेंज तो किया जा सके, लेकिन यह है कि जो आदमी हाँ और बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो कहीं ना कहीं ये मामला है। अच्छा एक चीज़ और समझ में आती है कि मतलब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की तरफ से उनके जो हामियों में जो लोग भी मीम बना रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी कर रहे हैं कि इससे पहले जावेद अख्तर साहब जितनी भी डिबेट्स में उनको देखा गया तो वो कहीं ना एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उनका क्रिटिसिज्म करते थे और अजीब व गरीब तरह से बात करते थे। तो एक पर्टिकुलर तबके के अंदर उनके लिए कहीं ना कहीं वो एक इश्तियाल बढ़ता चला जा रहा था। तो मतलब लोग उसको वो करने के लिए मुतमईन करने के लिए भी ये सब काम कर रहे हैं। तो बहरहाल इसकी एक वजह तो है। जब मतलब मैं तो ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ कि भाई एक अच्छा था मतलब कहीं मलेशिया में इंडोनेशिया में एक अच्छी थी आउट ऑफ इंडिया कहीं पे कहीं जगह रखी जाए लीडिंग एथीस्ट स्कॉलर जहां बड़े बड़े हाँ, और लीडिंग इस्लामिक स्कॉलर या मतलब अगर आप डज गॉड एग्जिस्ट बात करना चाहते हैं तो और रिलीजन के लोग भी आ जाएं भाई। हाँ। मतलब मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स, अगर आप डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं और आपके नजर में इब्राहिमिक नोशन ऑफ गॉड नहीं है तो आप और रिलीजन के लोग स्कॉलर्स को बुला लें भाई। आप हिंदू स्कॉलर को बुला लें, आप मतलब आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को बुला लें, आप जू स्कॉलर को बुला लें और बुला के बाकायदा एक एकेडमिक ग्राउंड खोलें। जबरदस्ती उसको एक रिलीजन पे ढाप देना या जबरदस्ती जावेद साहब के पीछे पड़ जाना कि जावेद साहब तो जो हैं वो उनके पास फूल वाला आर्गुमेंट 2-3 आर्गुमेंट बड़े अच्छे दिए थे, तो आप गौर कर सकते हैं। अब उनको कंटिंजेंसी नहीं पता है तो उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो उनकी डोमेन नहीं है। ठीक है। अच्छा और हम लोग बात उस पे करते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी पे कि वो वाली जो बहस थी ना जहाँ पे उन्होंने आके कहा कि भाई ये तो सोसाइटी वो करेगी, वहीं पे शमाइल साहब ने उनको पास दिया कि भाई वहां उनका फंसना तय था क्योंकि एक तो जावेद साहब ने अव्वल तो ये बोला कि हाँ सोसाइटी तय करेगी। हाँ। तो उस पर शुमाइल साहब ने कहा कि अच्छा अगर सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी तो फिर नाज़िम वाला मामला क्या है। हाँ। तो नाज़िम अगर वो मारना ठीक है सारे मार दिए तो फिर बढ़िया हुआ। तो ये वाली बात उन्होंने बोली। तो इस वजह से होता क्या है कि जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर शुरू हुआ तो उसमें जब इन्होंने बात ये बोली तो जावेद साहब ने अपना पिछला आर्गुमेंट वापस ले लिया। उन्होंने कहा अगर मैंने ऐसा बोला है तो मैं अपना आर्गुमेंट वापस लेता हूँ। जैसे ही आर्गुमेंट वापस लिया वैक्यूम खाली हो गया। अब क्या है कि अब ना सोसाइटी तय करेगी, गॉड को आप मान नहीं रहे तो फिर तो सही मोरालिटी है क्या खत्म हो गया हमारे पास। इस वजह से भी जावेद साहब को कहते हैं मुफ्ती साहब को एक अपर हैंड मिल गया। अब जाहिर सी बात है भाई नहीं था उनके पास आंसर, या तो फिर कोई लीडिंग स्कॉलर बैठा हुआ होता वो कुछ ना कुछ इसका डिडक्ट करके बताता कि असल में हम मोरालिटी यहां से ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है शायद आंसर मिल जाता, मे भी आंसर मिल जाता, लेकिन जावेद साहब आंसर नहीं दे पाए जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को बहुत फायदा हुआ और पहले मिनट से वो और आखिरी मिनट तक हुआ है। मोरालिटी वाले मसले पे जो जावेद साहब की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट था और मुफ्ती साहब ने उस पर जो कहा वो मतलब आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए मोरालिटी जो है वो मुझे लगता है एक तो जैसे फितरत वाली बात है ना, और फितरत और रिलीजन मुझे लगता है कि अलग तरीके से नहीं चलते हैं। ठीक है, फितरत और रिलीजन एक तरीके से चलते हैं क्योंकि अपन देखते हैं कि अगर कोई बंदा रिलीजन को फॉलो नहीं भी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं फितरत होती है अच्छाई करने की, है ना। हमारा जो कॉन्शियस है वो हमें बताता रहता है कि भाई सही चीज़ है या गलत चीज़ है, अपन जो कर रहे हो सही है या गलत है। तो मॉरलिटी मेजॉरिटी तो तय नहीं करेगी, ये तो 100% बिल्कुल सही है क्योंकि अगर मेजॉरिटी तय करेगी तो हर जगह। अच्छा एक और आर्ग्यूमेंट अगर आपको याद आए, कल बात हो रही थी जिसमें जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया, वो रिलीजन और मॉरलिटी के ऊपर ही है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे एरियाज़ को ले लीजिए जहाँ पर रिलीजन वाले लोग ज़्यादा है, जहाँ पर लोग हाँ, और ऐसे एरियाज़ उठा लीजिए जहाँ पर रिलीजन वाले लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, मतलब जहाँ पे एथीस्ट ज़्यादा रहते हैं, और आप देख लीजिए क्राइम कहाँ पर है। तो उसके ऊपर जो काउंटर आया है मुफ्ती साहब का, वो काउंटर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसका होमवर्क तो मैं करके आया हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने मिडल ईस्ट का डेटा उठाया और मैंने यूरोपियन डेटा उठाया और मैं ये देखता हूँ कि यूरोप में वीमेन के अगेंस्ट में जितनी भी एट्रोसिटीज़ हो रही है या रेप हो रहे हैं या किडनैपिंग हो रही है या मर्डर हो रहे हैं, वो तो एथिज़म वाली जगह पर ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर जहाँ पर लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे कि जो सवाल पूछे गए कल, है ना, तो सवाल में
एक सवाल जो प्रोफेसर साहब ने पूछा था वहाँ पर, शायद जेएनयू के प्रोफेसर थे, उन्होंने जो सवाल पूछा था और जिसमें उन्होंने शायद कोई उपनिषद वगैरह कोट किया था, तो उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि क्रिएटर ही क्रिएशन है। ठीक है, जिससे मेरा तो इख्तलाफ है, मुझे नहीं लगता कि क्रिएटर क्रिएशन हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने आप को दोबारा नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं अपनी तरीके से, है ना, या फिर जो ह्यूमन नीड्स के हिसाब से जिस तरीके से ऑफस्प्रिंग्स पैदा होती है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अपन अपने आप को नहीं बना सकते, हम खुद क्रिएटर नहीं हो सकते हैं। ठीक, हम लोग चीज़ें बना सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग जब बात कर रहे थे पिछली बार कि कल बैठकर, तो हम लोगों ने इस पे ये बात करी थी कि जब खुदा के बीच में और बंदे के बीच में बात हो रही थी और बंदा कहता है कि हम तो सब कुछ बना लेते हैं, हम तो बहुत इवॉल्व हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या, है ना, हम तो इंसान भी बना लेंगे। तो खुदा कहता है कि बना लीजिए। ठीक है, तो जाता है मिट्टी उठाने लग जाता है, तो खुदा बोलता है नहीं नहीं, मेरी मिट्टी नहीं, मिट्टी गारा भी अपना लाओ। हाँ, अपना लेकर आओ। ठीक है, तो सही बात है ना, मतलब मुफ्ती साहब का यही आर्ग्यूमेंट सबसे बहुत पुख्ता था कि हर चीज़ इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है ना, मतलब अगर एक साल है तो वो 365 दिन में ही क्यों खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर दिन है तो वो 24 घंटे में ही क्यों खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब इतनी प्रिसाइज चीज़, परफेक्ट चीज़, और इसके लिए कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए। सही, मतलब वो ये कहना, मुझे इसमें एक चीज़ और लगती है कि जैसे अभी मोइन भाई ने भी कहा, कल क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ उठी थी, उसमें वो अहमद जावेद भाई की बात, अहमद जावेद सर की बात मुझे याद पड़ती है। अहमद जावेद अहमद जावेद साहब जो हैं उनकी बात में, अहमद जावेद साहब की बात, मैं समझा कि अहमद जावेद साहब थे। नहीं, अहमद जावेद साहब की बात मैं कोट करना चाहूंगा। उसमें वो कहते हैं कि एक होता है खुदा को ना मानना, एक होता है ना मान सकना। इस ना मान सकने को जहन में रखते हुए वहां पर एक डीयू की स्टूडेंट ने एक सवाल उठाया था कि आपको यूरोप में ज्यादा वुमेन एट्रोसिटीज के केसेस इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि वहां पर रिपोर्ट ज्यादा होते हैं। वेस्ट एशिया के अंदर, या जो जिनको वो कह रहे हैं रिलीजियस इलाके हैं, वहां पर तो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा मेंटेन नहीं है, तो वहां ज्यादा रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है। जैसे हिंदुस्तान का हम केस ले लें, वो कह रहे हैं कि केरला में क्राइम रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू यूपी के, क्योंकि केरला में रिपोर्टिंग ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यूपी में रिपोर्टिंग कम है। इसका ये मतलब नहीं कि यूपी में क्राइम नहीं हो रहा है। अगर हम इस चीज को सामने रखें तो हमको अहमद जावेद साहब की बात बड़ी अच्छी लगती है कि इस वक्त जो रिलीजियस लोगों की हालत है वो किसी भी आम इंसान को इस बात पर मजबूर कर देते हैं कि अगर खुदा को मानने वाले ऐसे होते हैं तो हम क्यों, तो इससे बेहतर है ना ही मानिए भाई। सही बात है। ठीक है, तो ना मान सकने का जो मामला है, मुझे लग रहा है अहमद जावेद मतलब जो अहमद जावेद साहब, जावेद अख्तर साहब जो है, अरे भाई जावेद अख्तर साहब जो है वो इसीलिए, जैसे एक बार मेरी अब्दुल्ला से बात हो रही थी, जादूनामा के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी कुछ मराहिल लिखे, ऐसे स्टेजेस लिखी जहाँ वो बहुत ज़्यादा मतलब 8-10 साल की उम्र तक आते आते ही काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं बहुत सी प्रॉब्लम को उन्होंने डील कर लिया, और फिर उसको मतलब एक जाहिर सी बात है कि इंसान का एक माइंड बन जाएगा। तो जावेद साहब हमको लगता है वो उसी वाली मतलब कहते हैं नोशन के मारे हुए हैं कि खुदा को मान नहीं सकते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई जब हम वेस्ट एशिया को देखते हैं, यहाँ भी रिलीजियस थोड़ा सा ज़ील बढ़ जाती है, वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ जाता है, रिपोर्टिंग होना बंद हो जाती है, और उसको हम लोग खूब मतलब जो रिलीजन को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि देखो वहाँ तो रेट कम है। ठीक, मुझको पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हालात नहीं मानने दे रहे हैं कि खुदा मौजूद है। मतलब खुदा की मौजूदगी पे तो बहस हम और आप कर रहे हैं, ये तो अपने आप में काफी अजीबोगरीब चीज है, लेकिन अगर मजहब पे एतराजात इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन खुदा के वजूद पे एतराजात मतलब होते रहे, ऐसा नहीं, कम होते थे, लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है कि खुदा के मानने वालों की हरकतें ऐसी हैं कि सामने वाला कहेगा अगर मान के ऐसे होते हैं तो बेहतर है कि हम उसी कॉन्शियस बीइंग पर रहें जो हमारे अंदर से हमको आवाज देता रहता है। एक और कल जो बात चल रही थी वो चल रही थी बर्डन ऑफ प्रूफ पे। हाँ, अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ पे बात चल रही थी। जैसे जावेद अख्तर साहब कह रहे थे कि भाई मैं तो प्रूफ दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं, आप मानते हैं तो आप दीजिए प्रूफ। मेरा ये कहना है कि हर सिविलाइजेशन में जितनी भी हम लोगों ने पढ़ाई करी है, कोई भी सिविलाइजेशन हम लोगों को गॉडलेस सिविलाइजेशन नहीं दिखी। ठीक है, तो जो नया आइडिया आया है एथिज्म का, तो ये आइडिया लेकर आया है कि भगवान नहीं है, या गॉड नहीं है, या खुदा नहीं है, या अल्लाह नहीं है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन लोगों पर नहीं आता है जो ये कह रहे हैं कि खुदा है,
बल्कि उन लोगों पे आता है जो ये कह रहे हैं कि खुदा नहीं है। आप लोगों को प्रूफ करना है कि खुदा क्यों नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर ये सारी की सारी कायनात इतने अच्छे से कैसे चल रही है, मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी, आप लेट उठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन सूरज लेट नहीं उठता है, ठीक है। तो आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, हाँ, लेकिन कायनात तो टाइम टेबल के हिसाब से चल रही है ना। तो इतनी प्रिसाइजली अगर कोई चीज, मतलब जुपिटर उतना ही दूर है कि भाई वो सन से ना टकरा जाए, ठीक है, वो सैटर्न उसकी ग्रेविटी की वजह से जुपिटर को रोक रहा है कि भाई वहां जाके ना। तो अपने को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई क्रिएटर होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कल जब मुफ्ती साहब बात कर रहे थे तो वो गाड़ी और इंजन वाली बात आई, ठीक है, तो उस पे भी उन्होंने कहा कि आपको अगर इंजन मिल जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी नहीं है, सही, ठीक है, गाड़ी का बनाने वाला कोई नहीं, गाड़ी का बनाने वाला कोई नहीं, नहीं तो इंजन से चलती है, ठीक है, वो इंजन से चलती है, लेकिन इंजन को बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा, गाड़ी को बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। और हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि हम थोड़े बायस्ड हो जा रहे हैं, लेकिन नहीं, बाइस नहीं हो रहे हम लोग। अभी देखिए, नहीं, मैंने रिलीजियस, क्योंकि अपन थीजम की बात कर रहे हैं। नहीं, एक चीज दूसरी ये भी है ना कि आप देखिए कि मतलब जब अभी जावेद अख्तर साहब वाली बात नुमान कर रहा था तो नुमान ने वो बात की कि भाई फूलों वाली मिसाल दी कि भाई फूलों वाले मसले में, मतलब मैंने रिलीजियस वाले लोग बता दिया, मतलब रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम अगर अमेरिका में और यूरोप में ज्यादा हो रही है क्योंकि उनके पास राइट्स मौजूद है। अब वो खुदा को मानते हैं नहीं मानते मैटर ही नहीं करता भाई। ना मानने के मुकाबले में अगर लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा अच्छा मेंटेन चल रहा है तो आदमी उसी तरफ जाएगा ना कि ना ही माने। सही बात है। तो ये भी मतलब अनबाइस तब होगा एक तरफा आर्गुमेंट उठाना शुरू कर दें हम लोग जावेद साहब की तरफ। सही बात है। मामला अलग हो जाएगा। अच्छा, हम एक चीज मतलब खैर छोड़िए, मतलब जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये कि मतलब भाई आपको कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज है, खैर इसको छोड़ देते हैं, इस वाली बात को यही इसको तर्क करते हैं ना। मैं वहां पे हम लोग बार बार हाथ उठा रहे थे कि भाई सवाल करने का मौका दीजिए, लेकिन चूंकि वो इतना वक्त इतना बचा भी नहीं था, तो बहरहाल मतलब मैं अगर जावेद साहब से उस वक्त तो मेरे जहन में मेरे ख्याल से 3-4 सवाल थे और शायद मैं जल्दी में 1-2 मिनट के अंदर तीनों चारों सवाल पूछ लेता, लेकिन चूंकि एक भी करने का मौका नहीं मिला तो 3-4 से तो क्या ही बहस है। तो मैं अगर मेरा जो पहला सवाल जावेद अख्तर साहब से होता वो ये ऑफर क्या कर रहे हैं? नहीं, पहला तो मतलब वो बार बार शिकवा ये कर रहे थे ना कि भाई मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हो भाई, इस बंदे से भी तो करो। तो पहला सवाल तो मैं उनके शिकवा मिटाने के लिए उनसे करता शमाइल भाई से कि भाई आप कैसे हैं। सवाल तो ये भी है ना, अब कैसे पूछ के उनसे मुखातब होता है। कहते हैं देखिए, मतलब जैसे मैंने उनकी जादूनामा जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो पढ़ी और उस पर मैंने रिव्यू भी लिखा, तो मैंने उसमें भी ये बात लिखी थी और मैं वही सवाल उनसे खुद बजाते खुद पूछता भी उस वक्त बिलमुशाफा कि अब से 50 साल पहले 60 साल पहले जो मज़ामीन आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने थॉट प्रोसेस के ताल्लुक़ से लिखे और उसमें जो सवालात खुदा के वजूद पर या जो सवालात मज़ाहिब पर उठाए, वही सवालात बयान ही यकसा लफ्ज़ियात के साथ आज तक आपकी ज़बान के ऊपर जारी हैं। तो क्या सेम बिल्कुल, मतलब मैं आप ये उनके सवालात पिछली कई साल की जो डिबेट्स यूट्यूब पे मौजूद है ना उन तक पे देख सकते हैं। तो पिछले 50 साल से सेम ही। हाँ, बस मैं अच्छा, ये तो खैर एक वजाहत होगी। सवाल मेरा उनसे ये होता कि तो क्या मैं ये समझूं कि अब से 50-60 साल पहले आपने चीज़ों के ऊपर गौर करना शुरू किया था, ठीक है, और वहीं पे आपका जो गौर करने का जो प्रोसेस था वो वहीं पर रुक गया और वो एक ऐसी सूरत इख्तियार कर गया कि भाई वो एक जगह पानी है वो वहीं का वहीं सड़ता चला जा रहा है, नया पानी कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि आपके सवाल भी नए नहीं हो पा रहे हैं। कोई नया आर्गुमेंट ना उनकी बुक्स में मिल रहा है, हाँ, पुरानी वीडियोस में वही मैं कहना। अच्छा, और दूसरी चीज़ एक सवाल मेरा इसी के ज़िम्न में होता वो ये कि जब भी आप मज़हब पे बात कर रहे हैं या खुदा के वजूद पे बात कर रहे हैं तो बात करते करते आप जिस मज़हब की या जिस नोशन ऑफ गॉड पे अगर बात कर रहे हैं या मज़हब पे बात कर रहे हैं या किसी स्कूल ऑफ थॉट पे बात कर रहे हैं तो आपकी ज़बान पे जो टर्मिनोलॉजी आ रही है ना वो टर्मिनोलॉजी जनरल नहीं है, वो मैटर करता है। लफ्ज़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लफ्ज़ से फर्क पड़ता है। मतलब बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब बात कर रहे हैं तो आप वो जो हमारे मतलब इस्लाम का जो इल्मुल कलाम है उसकी इस्तिलाहात आप ज़बान पे लेके आ रहे हैं या जो दीगर इस्तिलाहात हैं वो ज़बान पे लेके आ रहे हैं या उसकी जो अपनी पर्टिकुलर चीज़ें, मिसाल के तौर पे आखिरत का तस्वुर इस्लाम के वहाँ बिल्कुल मुमताज़ है, वो किसी और जो है मज़हब से बहुत मुमताज़ है, उससे मिलता जुलता नहीं है, या रिसालत का तस्वुर है या उससे कई सारी चीज़ें।
तो वो तमाम इस्तिलाहात जब आपकी ज़बान पे जारी हो रही थी, तो क्या मैं इससे ये समझूं कि आपको एक किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से चिढ़ है, या आपकी ये हठधर्मी है कि आप सिर्फ उसी का नाम ले रहे हैं? या मैं आपको, जैसे मकतूब में किसी एक ने वो लिखा था ना, आर्टिकल लिखा था कि आप सेलेक्टिव अपॉर्चुनिस्ट हैं, यानी कि आप जहां देखते हैं मेरा फायदा हो रहा है मैं वो करना चाह रहा हूं। तो ये कुछ चीजें मैं उनसे सवाल पूछता। हाँ, कल की डिबेट, अच्छा कल की, उससे याद आया, घूम जाए डिबेट। अरे भाई वहां पे आप देखिए ना, जब वो, मतलब ये तो मुझे इतना गुस्सा आया वहां पे कि भाई ये कैसे कोई एक संजीदा आदमी ये बात कह सकता है कि भाई जब वो आया कि इजराइल के लोग फ़लस्तीनी लोगों को एक अरसे से मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, कोई जो है कंपनसेट नहीं कर रहा है उनको, कोई उसका बदला नहीं दे रहा है। तो ये कहते कहते वो यहाँ तक पहुँच गए कि कहने लगे कि भाई इससे अच्छे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं नाजरीन पे छोड़ता हूँ, देखने वाले पे छोड़ता हूँ, कोई वो देखें कि ये स्टेटमेंट कितना ख़तरनाक है अपने आप में। यानी कि मरने वालों को और शहीद कर दिए जाने वालों की जान का मस्खरा उड़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद जब आप एक मुहज़्ज़ब और बहुत मुतमद्दिन इंसान की सूरत इख्तियार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ होगी जो आपकी शबीह के लिए बहुत मुफीद और मुआविन साबित हो। उनके बाद जब क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही थी इन लोगों की, तो उस टाइम पीरियड में जब गजा की ही बात चल रही थी, तो उस टाइम पीरियड में जब मुफ्ती साहब ने आर्ग्यूमेंट दिया अपना, तो जावेद अख्तर साहब कहने लगे कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जब आप प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर कंपेयर कर रहे हो विद इजराइल, तो आप भी तो जस्टिफाई कर रहे हैं। सही बात है, बहुत ऐसा काम किया। जब वो औरतों के रेप का मसला आया, तो किसी ने कहा कि वहां रिपोर्टिंग ज्यादा है, तो बोले वेस्ट एशिया में जरूरत का, वहां तो खरीद के घर में रख सकते हैं। मतलब इस किस्म के आर्गुमेंट अगर आप रिहेटोरिक वे में, ताने के सेंस में मारेंगे, तो इससे एक बात तो साफ साफ जाहिर होती है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन या उसके स्कूल ऑफ थॉट को टारगेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही ठीक है। अब कोई देखने वाला ये कहे कि नहीं, उन्होंने कल ये भी कहा था, नहीं अल्लाह नहीं, खुदा। हाँ, तो अब आप सोचिए ना, जो खुदा का वर्ड है वो भाई ऐसा नहीं है कि तमाम रिलीजन में इस्तेमाल होता है। भाई वो एक मखसूस रिलीजन के अंदर इस्तेमाल होता है, वहीं के लोग उसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वही आप देखें कि शायरी के अंदर भी अगर उठा रहे होते हैं तो वही अल्फाज उठा रहे होते हैं। तो मतलब भाई आप पोएट हैं, आप पोएट ही रहें, वही मुझे लगता है बेटर है। अगली बार किसी डिबेट के लिए अगर आप आएँ तो बेटर है किसी को साथ ले आएँ, ठीक है, कि मेरी तरफ से ये कहलेगा मेरी तरफ से ये बोल देंगे। और भाई और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप फिलॉसफी की कोई अगर टर्मिनोलॉजी है तो बेटर ये है कि उसको पढ़कर आए। मुझे ऐसा लग रहा था जावेद साहब बिल्कुल विदाउट प्रिपरेशन आए थे, उनको लगा था नया कोई उम्र का लड़का है और हम उसको बड़ी आसानी से मतलब जो है टैकल कर लेंगे, बट वो हो नहीं पाया उनसे। ठीक है, 2-4 आर्गुमेंट अच्छे दिए। किसी खतरनाक आदमी यासिर नदीमुल वाजदी साहब का स्टूडेंट है भाई, वो उनकी तो वाइल्ड कार्ड, ये तो बहुत शानदार था। मतलब मैं वाइल्ड कार्ड, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यासिर नदीमुल वाजदी साहब भी वहां पे आएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे वाले गेट से इंटर किया है ना, पब्लिक देख के शॉक्ड हो गई कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब यासिर, और जब यासिर नदीमुल वाजदी सवाल करने के लिए खड़े हुए, सब लोग देख रहे हैं कि भाई क्या मामला है। और फिर शुवेल साहब ने कहा कि नहीं वो नहीं दे पा रहे, बैठ जाइए। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। बहरहाल अच्छा, ये तमाम बातें हो गई हैं। मेरे ख्याल से वीडियो भी अच्छा खासा लंबा हो गया। हमारी PR टीम यहाँ पे मौजूद है। कितने मिनट हो गए भाई? अच्छा, ये 40 मिनट्स हो गए। बस ये आखिर में हम इंशाल्लाह कुछ चंद बातें और करके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मतलब मैं अब हम ये चाह रहे हैं कि ऑल ओवर डिबेट के ऊपर एक 2 सत्रों का 3 सत्रों का तबसरा हो जाए। बिल्कुल हाँ, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट हमारी तरफ से। नुमान भाई से शुरू करते हैं। मेरा क्लोजिंग आर्गुमेंट यही रहेगा कि कल जो डिबेट हुई उसमें अव्वल कोई जीत हार का मसला नहीं, अपर हैंड ज़रूर मुफ्ती साहब के हाथ में रहा। उसके 2-4 रीज़न यही थे कि एक तो क्या नाम, जावेद साहब को उतना इल्म नहीं था इस फील्ड का, और आई थिंक ये उनकी दूसरी या तीसरी डिबेट होगी जो वेल नोन हुई है, और ये आई थिंक बहुत ज़्यादा देखी गई। और फिर हम बाद में ये भी चाहेंगे कि भाई इस किस्म की डिबेट्स होती रहें। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि देश में डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, वो एक अलग डोमेन है, वो होता रहेगा। लेकिन इस किस्म की डिबेट जिससे अगर हमारे बीच में हारमोनी बनती है और मोहब्बत की एक फ़ज़ा जारी होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एकेडमिक ग्राउंड्स के लिए राह हमवार हो जाएगी। तीसरी बात, लास्ट बात यह है कि भाई किसी का भी कोई पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन की डिबेट नहीं थी, और ना ही ऐसा था कि एथीस्ट लोगों को नीचे दिखाना था या एथीस्ट लोगों को नीचे दिखाना था। ये एक बहुत महज़्ज़ब डिबेट थी, दोनों फरीकैन ने बहुत महज़्ज़ब तरीके से करा, और आखिर में बहुत इज्जत के साथ ये डिबेट निपटी कि जावेद साहब उठते उठते बोल कर गए कि भाई मैं छोटे मुफ्ती बड़े मुफ्ती के साथ अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो इससे अच्छा क्लोजिंग आर्गुमेंट और कोई नहीं हो सकता। तो मेरी नज़र में ये डिबेट्स होती रहनी चाहिए। इससे एक एकेडमिक और एक सोशल ग्राउंड आपके लिए हमेशा हमवार रहता है। ये है बस मेरा क्लोजिंग आर्गुमेंट। मोइन भाई जी, मेरा भी क्लोजिंग आर्गुमेंट कुछ सिमिलर रहेगा नुमान भाई से कि मुझे लगता है कि
जो ये डिबेट हुई है इससे एक फेज़ स्टार्ट हो गया है, एक लंबा फेज़ जिसमें लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, रिस्पेक्टफुली दोनों स्पीकर्स बातें कर सकते हैं और ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनल होते जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो देखकर हम लोग कम्युनल हो जाते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस जो हम लोगों के अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। तो एक डिबेट से या फिर हमारे बीच में अगर टॉलरेंस बढ़ जाता है, हमारे बीच में रिलीजियस हार्मनी बढ़ जाती है, हमारे बीच में अगर जितने भी इख्तलाफ है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसी डिबेट्स हो जानी चाहिए। और कल के बाद मैं खुद सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, खुद ही मैं यूट्यूब पे पढ़ाता वगैरह हूँ, तो मैंने ये देखा कि कल से काफ़ी लोग इस बात पे बात कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपनी अपनी व्यूज़ बता रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसी डिबेट्स चलती रहनी चाहिए, बल्कि न्यूज़ चैनल्स को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। और आप लोग प्लीज़ अच्छे लोगों को बुलाइए न्यूज़ चैनल्स पे और ढंग के डिबेट्स वगैरह करवाइए। टीआरपी वैसे ही नहीं आ रही है आप लोगों की। मेरा क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट इतना ही है। तो आपने हमारी टीम के 2 मेंबर्स के क्लोजिंग आर्गुमेंट्स सुने और ये बहुत अहम बात है। मैं एक जो ये बातें ये तो बहरहाल हैं, इसमें साथ में एक चीज़ ये भी ऐड करूँगा कि मतलब अगर आइंदा कभी इस नौइयत की कोई डिबेट हो तो उसमें वोटिंग ज़रूर रखी जाए। मतलब मैं जितनी ये भी एकदम क्लियर रहे कि किसके हक में फैसला हाँ, किया है, पब्लिक का। बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ सही बात है। हमारे यूट्यूब चैनल पे लगा देते हैं ना। हाँ, हम अपनी यहाँ पे आपको एक पोल दे देंगे, उसमें आप बता सकते हैं कि भाई आप को क्या लगता है कि कौन इस डिबेट में हावी रहा और कौन जो है मगलूब रहा। तो मतलब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड और लीड्स वगैरह में जो हम डिबेट्स देखते हैं तो उसमें एक ना एक कोई वो रहता है, वोटिंग का एक आखिर में बिल्कुल वो होता है, तो उससे तमाम चीज़ें वाजे हो जाती हैं। तो फिर ये नहीं रहता कि नहीं मेरा वाला ज़्यादा भारी था, मेरा वाला ज़्यादा भारी था, मेरा हाथी बड़ा वाला सीन नहीं रहता है। बहरहाल एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मैं अगेन आप लोग से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग बहुत सारे आप लोग से मुराद सब लोग नहीं, वो लोग जो ये सब कर रहे हैं कि भाई फूहड़पन, बदतमीज़ी, गैर संजीदगी का मुजाहिरा मत करें। वही शिकवा जो कल जावेद साहब कर रहे थे वही शिकवा आप लोगों के साथ रहेगा। और वो तमाम भाई जिस तरह मुल्क के हालात बनते चले जा रहे हैं, अहले मज़ाहिब के साथ, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ मज़हब को ना मानने वालों का, खुदा को ना मानने वालों का एक बड़ा तबका है जो उनका अलाई बन के खड़ा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आवाज़ उठाने वाले चंद लोगों को खो दें। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आप थोड़ा सा दानिशमंदाना अंदाज से अपनी बात को रखें और प्लीज़ मतलब मीम बना लें आप लोग। मीम ठीक है, उसको मतलब ऐसे ना बनाए कि भाई तफन्नुन तबाह के लिए थोड़ी देर ठीक है, लेकिन उस डिबेट को पूरा रंग ना दे। हाँ, तो प्लीज़ वो मत करें, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो जज़ाकल्लाह, आप का बहुत कीमती वक्त रहा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।